अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर सीएम। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट्स का आगाज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट्स को बेटर करने के लिए कंपनीज को कुछ सेक्टर्स को असिस्टेंस करती है, ग्रांट्स देती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू ग्रांट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल ग्रांट्स भी। रेवेन्यू ग्रांट्स वो ग्रांट्स फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पेरोल कॉस्ट। कैपिटल ग्रांट्स बाज़ दफ़ा कंपनीज को ग्रांट्स मिलती है कुछ न्यू एसेट्स, कुछ न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए। जनरल प्रिंसिपल पे बात करें तो जनरल प्रिंसिपल के अंदर प्रूडेंस एंड एक्रूअल का कॉन्सेप्ट मेनली आता है। ये प्रूडेंस एंड एक्रूअल के कॉन्सेप्ट आपने बेसिक अपनी अकाउंटिंग आईकॉम से भी इनको समझा होगा। फिर FFA अगर आपने ICM में इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट की है तो उधर भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को जानते होंगे। प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट में वो कह रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस हो तो आपने इसको रिसीव करने की रीजनेबल अश्योरेंस आपके पास मौजूद हो। एक तो इस प्रिंसिपल पे हमने काम करना है स्टैंडर्ड में, और सेकंड अप्रूवल के कॉन्सेप्ट में ग्रांट जो है वो रेलिवेंट एक्सपेंडिचर के साथ मैच करनी चाहिए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट प्रूडेंस और अक्रूवल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करता है ये स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास ये IAS 20 में पैरा 3 में गवर्नमेंट्स की ग्रांट, गवर्नमेंट की डेफिनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स की एंड ग्रांट्स की डेफिनेशन इसमें दी हुई है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये थ्योरी बेस MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट रेवेन्यू ग्रांट्स। अब हमने पीछे स्टडी कर लिया कि ग्रांट्स दो तरह की होती हैं, कैपिटल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ग्रांट्स। रेवेन्यू ग्रांट्स में रेवेन्यू ग्रांट्स की एग्जांपल जो हमने इसमें रीड की है वो है पेरोल के अगेंस्ट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। वो पेरोल के अगेंस्ट भी कर सकती है, वो कुछ एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। Recognition of grant will be depend upon circumstances. If the grant is paid when evidence is produced that certain expenditure has been incurred, the grant should be matched with that expenditure. अगर तो ग्रांट आपको पे हो रही है, आप एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सर्टेन एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है, आपने एक एक्सपेंस करना था वो इनकर हो गया, आपने उसका एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया। एक तो सर्कमस्टांस ये हो सकता है। सेकंड सर्कमस्टांस, इफ द ग्रांट इज पेड ऑन डिफरेंट बेसिस भी हो सकते हैं। अचीवमेंट करनी होती है नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की। उसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा कहती है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करनी, आपने मुलाजमीन को निकालना नहीं है, आपने इतनी लोगों को हायर करना है। तो इस तरह की नंबर फिगर्स या नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स देती है कंपनी, गवर्नमेंट देती है, और उस पर फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर। बहुत से स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और उनको फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है फॉर ग्रोइंग और इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट पैदा करें। IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिलती हैं। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जॉब्स द ग्रांट शुड बी मैच्ड with the identifiable cost of achieving that objective। ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट और ये भी अक्रूवल का कॉन्सेप्ट हमने इधर इस्तेमाल करना है। प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है हमने इसकी, ये स्टैंडर्ड बहुत ही आसान है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तकरीबन 4-5 मार्क्स या बाज़ दफ़ा 2-3 मार्क्स का आ जाता है। तो बहुत आसान स्टैंडर्ड है, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि ये स्टैंडर्ड 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। माइट भी ये 2 मार्क्स का स्टैंडर्ड अगर आ जाता है या 4 मार्क्स का आ जाता है और यही आपको पास करवा दे, फिर इस वजह से आपने किसी स्टैंडर्ड को भी नहीं स्किप करना। सेकेंडली, ये स्टैंडर्ड्स आपको सिर्फ पेपर पास करवाने की हद तक मदद नहीं देंगे। आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, ये आपकी नॉलेज स्किल को इन्हांस करेंगे और आपको
अपने साथ दूसरे लोगों से थोड़ा बेटर प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए या तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि आप इसको क्रेडिट कर दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज ए अदर रेवेन्यू या अदर एक्सपेंस। सेकेंडली आप इसको उस रेलिवेंट एक्सपेंस के अंदर से डिडक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, दोनों में से कोई एक मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो कह रहा है प्रेजेंटेशन एज ए क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कुछ सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि क्लेम दैट इट इज इनअप्रोप्रिएट टू नेट इनकम एंड एक्सपेंस आइटम। कहते हैं कि जी आप अगर नेट इनकम या एक्सपेंस लिख देंगे। सेकंड मेथड जो वो कह रहा है कि डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, अगर आप रिलेटेड एक्सपेंस से डिडक्ट करके लिखते हैं तो फिर वो नेट एक्सपेंस आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जी ये इनअप्रोप्रिएट होता है कि आप अगर नेट एक्सपेंस को रिपोर्ट कर दें। और सेकंड जो सपोर्ट है डिडक्शन फ्रॉम रेलिवेंट रिलेटेड एक्सपेंस, तो वो कहते हैं कि एक्सपेंस माइट वेल नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द एंटिटी इफ द ग्रांट हैड नॉट बीन available and the presentation of expense without offsetting the grant may be therefore be misleading। सेकंड फर्स्ट सपोर्टर ये कहते हैं कि आप एक एक्सपेंस को नेट करके किस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं अगर आप उसको रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। सेकंड जो कहते हैं कि आप नेट करके डिडक्शन करके इसको रिपोर्ट करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माइट बी अगर गवर्नमेंट उस एक्सपेंस के ऊपर असिस्टेंस ना दे रही होती तो वो एक्सपेंस इनकर ही ना किया जाता। लेट्स सपोज गवर्नमेंट आपके लिए नॉन फाइनेंशियल टर्म ना रखती कि आप जॉब्स को इंक्रीज करें, तो माइट भी कंपनी जॉब्स को इंक्रीज करती ही ना। तो सेकंड वाले को ओपिनियन ये है सेकंड का कि डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस क्यों करना है आपने। ये एक इलस्ट्रेशन है 7, इसको देखते हैं। एंटिटी इज गिवन $3 lakh on 1st January 2001 to keep staff employed within a deprived area. The entity must not make redundancies for the next 3 years or grant will need to be repaid। कह रहा है कि अगले 3 साल के लिए आपने कोई मुलाजिम निकालना नहीं है, अदरवाइज ग्रांट जो मिलेगी वो वापस करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2001 तक कोई रिडंडेंसी नहीं हुई और कोई प्लानिंग नहीं है। Grant should be released over 3 years, meaning that 1 lakh is taken to the statement of profit and loss each year. This can be shown as separate line in statement of profit and loss और डिडक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। आप दोनों काम कर सकते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेपरेट भी लिख सकते हैं ग्रांट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में से माइनस भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने 3 लाख देने का वादा किया है, 2 लाख आपने अभी नहीं रिसीव हुआ। इस आईएएस के अंदर आपने बेसिक अक्रूवल और प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट देखना है। तो अक्रूवल के मुताबिक हम 2 लाख को एज ए डेफर इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे जो नेक्स्ट 2 ईयर तक हमें रिसीव होनी है। इसमें से 1 लाख जो है हम नेक्स्ट ईयर के लिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 1 टाइम, और रिमेनिंग जो 1 लाख है उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड है हमारे पास कैपिटल ग्रांट्स। IAS 20 परमिट करता है 2 ट्रीटमेंट्स, राइट ऑफ द ग्रांट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएट द रिड्यूस कॉस्ट। आप इसको नॉन करंट एसेट के जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर दें और रिमेनिंग जो रिड्यूस अमाउंट रह जाएगी उसमें से आप उसको डेप्रिसिएट कर दें रिड्यूस अमाउंट को। सेकेंड वो कह रहा है ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज और द ओरिजिनल कॉस्ट। सेकेंड वो कह रहा है कि इसको डेफर क्रेडिट आप इसको रिकॉर्ड कर लें और हर साल एक पोर्शन उसका आप ईच ईयर रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर लें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ताकि जो हायर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है एसेट की हायर प्राइस रिकॉर्ड होने की वजह से उसको ऑफसेट किया जा सके।
ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, मेथड 1 में ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड एप्रिसिएट द रिड्यूस कॉस्ट। 1 लाख का एसेट है, 40,000 ग्रांट है, 60,000 आप 40,000 लेस कर देंगे, 60,000 को आप डेप्रिसिएट कर देंगे। एक मेथड तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और हर साल एक पोर्शन जितने सालों के लिए वो एसेट है उसकी यूज़फुल लाइफ उसको ट्रांसफ़र करते रहेंगे। और एसेट 1 लाख का है, उसकी डेप्रिसिएशन उस 1 लाख पे चार्ज होगी, तो हायर डेप्रिसिएशन और इधर से जो रेवेन्यू का पोर्शन होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑफसेट हो जाएंगे। अब इसमें आपने एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहना कि आप मेथड 1 से करें या मेथड 2 से। मेथड 1 बिल्कुल आसान है, आप इधर मेथड 1 को इस्तेमाल करें। आईएएस दोनों को अलाउ करता है, आप आईएएस को फॉलो कर रहे हैं तो आप मेथड 1 को इस्तेमाल कर लें। इसी तरह रेवेन्यू में मेथड 2 आसान है, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। आप रेलिवेंट एक्सपेंस में से उसको डिडक्ट कर लें। सिंपली मेथड 2 जो है सिंपली उसको आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एग्जाम सिनेरियो से देखें, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप एक मेथड से ही रिजॉल्व कर लें तो इट्स इनफ। इसी तरह प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स को भी आप मेथड 2 से कर लें तो ये ओके है। पांच दफ़ा इसकी ना रीपेमेंट भी आप गवर्नमेंट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको इसकी रीपेमेंट भी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और ये सिनेरियो, रीपेमेंट का सिनेरियो एग्जाम में डिस्कस होता है और बहुत ज़्यादा होता है। पिछले दोनों मेथड 1 मेथड 2 इजी हैं, उसको वो इतना डिस्कस नहीं करता। अगर तो वो कह रहा है कि ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है तो आपने IAS 37 के मुताबिक को रिक्वायरमेंट है उसको रिटर्न करना है। IAS 37 में जब हम जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। और अगर डेफर इनकम मेथड आपने इस्तेमाल किया है जो मेथड 2 है कैपिटल ग्रांट्स का, अगर उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल किया है, एनी अमाउंट रिलीज टू प्रॉफिट एंड लॉस में नीड टू बी रिवर्स, उसको रिवर्स किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रीपेमेंट रिक्वायर्ड, कि रीपेमेंट का लेवल क्या है। हो सकता है आपने सारी रीपेमेंट करनी हो या कुछ पोर्शन रीपेमेंट का करना हो। अगर नेट ऑफ मेथड इस्तेमाल हुआ है कैपिटल ग्रांट्स का तो उसके लिए एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज किया जाएगा अपनी फुल कॉस्ट पे विदाउट एनी ग्रांट सपोज करते हुए, और एक लाइबिलिटी सेटअप की जाएगी ग्रांट्स रीपेमेंट की। एसेट की कॉस्ट के अंदर से हमने ऑलरेडी इसमें नेट ऑफ मेथड में कैपिटल ग्रांट्स को डिडक्ट कर लिया था, तो उसको एसेट एसेट की कॉस्ट के अंदर दोबारा ऐड किया जाएगा और एसेट को फुल कॉस्ट पे लेके आया जाएगा, एक्चुअल परचेज कॉस्ट पे। वो परचेज कॉस्ट जो IAS 16 के मुताबिक उसकी एसेट की कॉस्ट बनती। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और नेक्स्ट हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।